हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम कक्षा 12वीं के राजनीतिक पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियों और पुनरुत्थान की चर्चा अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए मददगार और विद्यालयी अध्ययन के लिए लाभकारी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लेसन है कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनरुत्थान, इसका नाम अब बदल चुका है। अब इसका जो नाम है वह पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में दल और दलीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस अध्याय में हम देखते हैं, ये जो कार्टून है इस अध्याय को बखूबी ब्रीफ कर देता है। यानी कि हम एक कार्टून मात्र से पूरे अध्याय का अवलोकन कर सकते हैं या सारांश पता कर सकते हैं, जिसमें हमें बताया गया है नंबर 1 चित्र में कि किस तरह से 2 बैल हैं और एक किसान, और भली भांति वह खेत को जोत रहा है। यानी कि 2 बैल जो कि पहले शुरुआती कांग्रेस के चुनाव चिन्ह निशान हुआ करता था, उसका प्रतीक है। और इसमें किस तरह से सामंजस्य है, और यह सामंजस्य कांग्रेस व्यवस्था और कांग्रेस को किस तरह राजनीति में सक्रिय भूमिका में बनाए हुए है उसको दिखाता है। और इसी तरह से 9 साल बाद कब क्या होता है कि किस तरह से कांग्रेस में कन्फ्लिक्ट्स या व्यवधान आने लगते हैं, और जिसमें 2 बैलों में हम नाराजगी देख पा रहे हैं। एक बैल खड़ा है तो एक बैल चलने का प्रयास कर रहा है। कुछ इस तरह से हम कांग्रेस के अंदर जो परिस्थितियां हैं बन रही थी। और 17 साल बाद जब हम नेहरू के दौर से इंदिरा के दौर में आते हैं, तब देखते हैं कि कांग्रेस 2 धड़ में बांट चुकी थी। यानी कि कांग्रेस के जो 2 बैल हैं यह दोनों उल्टी दिशाओं में चलने लगे हैं, जो कि हम कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के रूप में पढ़ेंगे। फिर हम 22 साल जब कांग्रेस को होते हैं देश में, आज़ाद भारत में, देखते हैं कि वही कांग्रेस जो कभी एक पार्टी हुआ करती थी, आज आमने सामने विपक्ष और पक्ष की भूमिका में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं। तो इस अध्याय में या इस किताब में हम दूसरे अध्याय में अपने कांग्रेस प्रणाली के उद्भव के बारे में हमने जो पढ़ा है, तो हमने इससे पहले पढ़ा अपने चौथे अध्याय में कि किस तरह से जो कांग्रेस प्रणाली है, कांग्रेस शासन है, भारत में 15 सालों तक नेहरू के शासनकाल में चलता रहा, और जिसको हमने कांग्रेस प्रणाली कहा। और इस प्रणाली को 1960 के दशक में पहली बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जब 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, और 64 में नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को सत्ता हस्तांतरण करने की चुनौती, जिसको आसानी से सुलझा लिया गया, लेकिन आर्थिक संकट और उसके बाद पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध और ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु के बाद फिर एक चुनौती उत्पन्न हुई कि सत्ता का हस्तांतरण करने की, जिसको कांग्रेस के अंदर मतभेद के रहते हुए भी आसानी से सुलझा लिया गया। लेकिन यहीं पर कांग्रेस के अंदर जो द्विविचार और कांग्रेस में रूढ़िवादी और नव विचारवादी जो विचारधारा है, उसका उभार हमें देखने को मिलता है। तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी इस दशक में, और ऐसे में कांग्रेस को अपना जो प्रभुत्व है बरकरार रखने में मुश्किलें आ रही थी। तो विपक्ष अब पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत होने लगा था,
और कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस को इस विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ता था और कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियों को भी झेलना पड़ता था। अब क्योंकि यह पार्टी अपने ही अंदर क्या है, विविधता को एक साथ थाम कर नहीं चल पा रही थी। अब जो कांग्रेस नेहरू के ज़माने तक, नेहरू के शासनकाल तक अपने अंदर विभिन्न विचारधाराओं को समाहित कर और उनको साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी, लेकिन अब उनके बाद की कांग्रेस ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पा रही थी। इस अध्याय में हम अपनी बात कहीं से भी शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से दूसरे अध्याय में छोड़ी गई थी, यानी कि नेहरू के शासनकाल तक हमने पढ़ा और उसके बाद अब क्या हुआ, तो उसके बाद अब क्या हुआ अब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, ताकि हम समझ सकें कि नेहरू के बाद राजनीति में क्या बदलाव आए या राजनीति ने क्या करवट लिया, विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस को किस तरह से प्रभावित किया और किस तरह की चुनौतियां पैदा की। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह चुनौतियों से उभरी और उसका सामना किया, और कैसे राजनीतियों और विचारधाराओं में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी हो पाई। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि आज़ादी के बाद से ही या शुरुआती में ही कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है 2 बैल थे, यह 2 बैलों की जोड़ी था। इस प्रसिद्ध कार्टून में ऊपर जो हमने देखा, इसमें इन बैलों के माध्यम से कांग्रेस के अंदर जो 22 वर्षों में जो गुजर रहा था, जो हो रहा था और जिस तरह की फूट पैदा हुई, उसको दिखाने का प्रयास जो है यहाँ पर किया गया है। तो अब हमने समझा इस अध्याय की पृष्ठभूमि और इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको। तो अब आइए हम जानते हैं कि इस अध्याय जो कि कांग्रेस प्रणाली और चुनौती और उसका पुनरुत्थान, जो कि अब भारत में दलीय व्यवस्था और दल अध्याय के नाम से जाना जाता है, यह अध्याय, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो उपविषय है चर्चा का, वह है राजनीतिक उत्तराधिकार और चुनौती। मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में हम विभिन्न उपविषयों, जिसमें नेहरू के बाद शास्त्री का किस तरह से चुनाव किया गया, अब शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी का किस तरह से सत्ता को हस्तांतरण किया गया, और चौथा आम चुनाव जो 1967 में हुआ, गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा का विकास और चुनाव का जो जनादेश आया 1967 के बाद, उसको हम अध्ययन करेंगे। विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आए 1967 में विभिन्न राज्यों में, और कांग्रेस की स्थिति क्या रही विभिन्न राज्यों में, किस तरह से 9 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में नाकामयाब रही, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गठबंधन सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। दल बदल और जिसमें आया राम गया राम का जुमला सर्व प्रचलित हुआ, उसको हम जानेंगे। कांग्रेस में किस तरह से विभाजन इंदिरा बनाम सिंडिकेट्स के बीच में हुआ, और जिसमें कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के रूप में कांग्रेस निकलकर सामने आई, और जो सिंडिकेट्स होते थे वह क्या थे, किन लोगों को कहा जाता था, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव जो 1969 में हुए, उनको हम जानेंगे, और वी गिरी और नरसिम्हा जो संजीवा रेड्डी के बीच किस तरह का मुकाबला था, और किस तरह इंदिरा गांधी ने एक गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति को अपना समर्थन दिया। प्रिवी पर्स की समाप्ति और 1971 के चुनाव और उसके बाद की परिस्थितियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यह जो हमारे इस अध्याय के विभिन्न उपविषय चर्चा के हैं, उनका हमने एक रिकैप जाना। आइए अब विस्तार से अपने इस अध्याय की चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे साथ पढ़ने में खासा रुचि और दिलचस्पी और रोचक लगेगी। तो 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई। अब 1964 में मई महीने में क्या है, नेहरू की एक लंबे समय से बीमार चल रहे नेहरू की मृत्यु हो जाती है। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि अब नेहरू के बाद कौन, यानी नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, या देश का जो सत्ता है, जो शासन है,
किसके हाथों में जाएगा। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैरने लगा कि आखिर नेहरू के बाद कौन। तो भारत से बाहर के जो बहुत से लोगों को संदेह होने लगा। अब जो भारत से बाहर जो राजनीतिक वैज्ञानिक पत्रकारिताएं और छप रही थी, उनमें हवाला दिया जाने लगा कि अब लोकतंत्र भारत में कायम नहीं रह सकता है। यह लोकतंत्र नेहरू के बगैर क्या रह पाएगा या टिक पाएगा या फिर ढह जाएगा। इस तरह के अंदेशे जो हैं लगाए जाने लगे। दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा था कि आशंका थी कि बाकी बहुत से जैसे कि अन्य जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नए नए भारत के जैसे ही स्वतंत्र देश हुए थे, उनमें क्या है, यह इस तरह के लोकतंत्र को अपनाया तो गया था लेकिन उसको संभाला नहीं जा सका था, उसको संवारा नहीं जा सका था। वह एक समय बाद जाकर ढह गया था। या तो वहाँ तानाशाह शासन आ गया था, या एक दलीय व्यवस्था आ गई थी, या वहाँ पर जो लोकतंत्र है सफल नहीं हो पाया था। तो इसी तरह का कुछ अंदेशा जो है भारत में भी लगाया जाने लगा कि भारत में जो लोकतंत्र है यह असफल होगा। तो असफल रहने की सूरत में भय था कि सेना कहीं राजनीतिक भूमिका में ना आ जाए, सेना देश का शासन ना चलाने लग जाए और जो लोकतंत्र है उसकी बुनियाद ना खतरे में हो। अब इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह थे कि देश में या देश के सामने बहुविध कठिनाइयां आन खड़ी हैं और नया नेतृत्व उनका समाधान खोज पाएगा या नहीं। अब देश में जिस तरह के एक नए नेतृत्व की तलाश थी, तो इस नए नेतृत्व की तलाश हो पाएगी या नहीं। तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, डेंजरस डिकेड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध होता है। उसके बाद हमारी जो आर्थिक स्थिति है बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद मौसम की हमें दोहरी मार देखने को मिलती है, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं पर फसलें अच्छी नहीं हो पा रही हैं, जिससे क्या है, हमें अमेरिका जैसे देशों पर अपने खाद्यान्न के लिए निर्भर रहना पड़ा। उसके बाद फिर हमारी आर्थिक कमजोरी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करने का प्रयास किया, जिससे हमें 1965 में पाकिस्तान के साथ भी एक युद्ध लड़ना पड़ा। लेकिन हम चाइना के युद्ध के साथ हमने कुछ सीख लिया था कि किस तरह से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना है, अपने सैन्य जो ताकत है उसको मजबूत करना है। लेकिन इस वजह से हम लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हमारी सेना ने 1965 में पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन उसके बाद युद्ध की जो क्षतिपूर्ति थी वह करना आसान बात नहीं थी, और दोहरे युद्ध के कारण क्या है, भारत में फिर से जो आर्थिक मंदी थी और अधिक बढ़ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु, 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, उसके बाद इंदिरा गांधी एक जो कि नई नवेली प्रधानमंत्री और नई राजनीतिक अनुभवहीन प्रधानमंत्री थीं, उनका सत्ता को संभालना किस तरह से बिल्कुल डावाडोल की स्थिति है पूरे दशक में बनी रही। तो इसीलिए हम इस दशक को एक खतरनाक दशक कहते हैं, क्योंकि अब इस काल में गरीबी, गैर बराबरी और सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन की भी आशंका बनी रही, क्योंकि अभी ऐसे मुद्दे सुलझ नहीं पाए थे आज़ादी से लेकर, और संभव था कि सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाएगी, खुद देश बिखर जाएगा। अब देश के बिखर जाने, टूट जाने की भी आशंका जताई जाने लगी थी। अब नेहरू के बाद शास्त्री का किस तरह से चुनाव किया गया और उनके सत्ता में आने की प्रक्रिया को किस तरह अपनाया गया उसको हम जानेंगे। उससे पहले हम शास्त्री जी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री 1904 में जिनका जन्म हुआ और 1966 में मृत्यु ताशकंद में हो गई इनकी, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और 1930 में 30 से ही स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी इन्होंने अपनी निभाई और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं यह, और कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पद भी संभाला इन्होंने। 1961 से लेकर 65 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे, और इसी दौरान अगर एक जो रेल दुर्घटना हुई
जिसकी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उस रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर 1957 से 64 के बीच मंत्री पद पर बने रहे और फिर उसके बाद इन्होंने 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जब हमारे खाद्य संसाधनों में कमी आई और 1962 के बाद अमेरिका ने हम पर पाबंदियां लगा दी और हमें अनाज देने से मना कर दिया, तो इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा लगाया और लोगों से एक वक्त की रोटी खाने का आग्रह किया। तो अब आइए देखते हैं कि किस तरह से जो शास्त्री की योग्यता और कुशलता और राजनीति में इनकी सक्रिय भूमिका ने इनको दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुनने में मदद की। तो नेहरू के बाद शास्त्री, तो नेहरू के उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं। शास्त्री कांग्रेस सदस्यीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री पद पर भी रहे। उनको लेकर कभी कभी किसी किस्मत का उनको जो नेहरू शास्त्री जी थे यह क्या है किसी भी तरह के विवाद से अलग थे। इनको लेकर किसी भी तरह का कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर भी होने लगे थे और शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफ़ा वे एक बड़े रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी को भी स्वीकार करते हुए अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। शास्त्री 1964 से 1966 एक कम अवधि में देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इस छोटी सी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया। भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था और साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। अब कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट उत्पन्न होने लगा था और मानसून भी असफल रहा था, यानी कि बरसात नहीं आई थी और सूखे की स्थिति बन रही थी। अब कई जगहों पर खाद्यान्न गंभीर संकट का रूप ले चुका था। फिर 1965 में हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना पड़ गया। अब इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। तो शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा किस तरह से बुलंद किया और देश को एक हिम्मत दी, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने और उनके दृढ़ संकल्प का हमें पता लगता है। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे और उसके बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में जो उनका देहांत हो गया। ताशकंद जो है तब भूतपूर्व सोवियत संघ जो था उसमें उसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी के रूप में है। अब युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ के जनरल थे, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी वहाँ की सत्ता को संभाला था। अयूब खान पाकिस्तान के, उनके बीच बातचीत के सिलसिले में और समझौते के सिलसिले में अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए हुए थे हस्ताक्षर करने के लिए, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की 10 जनवरी 1966 को मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से पश्चिमी मीडिया या विभिन्न विद्वान जो थे भारत को लेकर अनदेखा किस तरह से जता रहे थे। लेकिन तमाम अंदेशों के बावजूद इंग्लैंड की तुलना में भारत में
प्रधानमंत्री का जो सवाल था जल्दी और तेज़ी के साथ सुलझा लिया गया। लेकिन हम वही देखते हैं कि जब 3 जून 1964 के गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में एक बात लिखी गई कि इस संपादकीय में इंग्लैंड और भारत के राजनीतिक घटनाओं को एक तुलनात्मक रूप दिया गया और इस तुलना में बताया गया कि जहां भारत ने अपने नेहरू के बाद अपने प्रधानमंत्री के चुनाव में जल्दी और अच्छे से चुनाव कर लिया प्रधानमंत्री का, लेकिन इंग्लैंड में वहीं हैराल्ड मैकमिलन के बाद जो प्रधानमंत्री का मामला है एक लंबे समय से खींचता आ रहा है। यानी कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन भारत में यह जो समस्या है इसको सुलझा लिया गया। तो यहाँ पर यह बात पता लगती है हमें। अब हम देखते हैं कि शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। तो शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी को किस तरह से सत्ता हस्तांतरित की गई या इंदिरा गांधी को क्यों और कैसे प्रधानमंत्री बनाया गया। तो शास्त्री की मृत्यु के से कांग्रेस के सामने अब क्या है, दोबारा एक राजनीतिक उत्तराधिकारी को चुनने का जो संकट है खड़ा हो गया। इस सवाल पर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था कि किसको जो देश का नेतृत्व है सौंपा जाए। तो मोरारजी देसाई जहां अनुभवी नेता और तब के बम्बई प्रांत जो आज का महाराष्ट्र और गुजरात को मिलकर बनता था के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री पद पर रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा अब गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी और शास्त्री के मंत्रिमंडल में एक सूचना मंत्रालय का जो पदभार है इन्होंने संभाला था और कुछ ही समय का जो राजनीतिक अनुभव है इनके पास था। तो इस दफ़ा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बना लिया था, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं हो पा रही थी। अब ऐसे में सर्वसम्मति ना बन पाने के मद्देनज़र फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान या गुप्त मत देने का प्रावधान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया और उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से भी अधिक सांसदों ने अपना मत दिया और इसको नेतृत्व सौंप दिया। तो नेतृत्व के लिए अब जहां गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण जो था बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अब इसे हमने भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में हमने देखा कि भारतीय लोकतंत्र किस तरह से मजबूत हो रहा है और इसको किस तरह की मजबूती जो है प्रदान की जा रही है या प्राप्त हो पा रही है। यहाँ पर आर के लक्ष्मण द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा गया एक कार्टून जो कि 10 जनवरी 1966 को छपा था। इसमें हमें किस तरह से इंदिरा गांधी के हाथ में प्रधानमंत्री की ट्रॉफी है और उनके इर्द गिर्द जो तमाम बड़े नेता हैं उनके इस जश्न में शामिल हो रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो हम पीछे से देखते हैं कि मोरारजी देसाई जो हैं उनकी दौड़ अब शुरू होती है प्रधानमंत्री की रेस के लिए। यानी कि जब सबने ठान लिया था कि प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी को बनाना है, तब जो मोरारजी देसाई हैं खुद के प्रधानमंत्री बनाए जाने के प्रयास जो हैं तेज करते हैं। तो फिर वह इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जहां सबने जब सहमति जता दी कि हाँ इंदिरा गांधी को सरकार में प्रधानमंत्री का नेतृत्व सौंपना है, तो नए प्रधानमंत्री को जमने में अब थोड़ा वक्त तो लगा ही। इंदिरा गांधी यूँ तो बड़े लंबे समय से ही राजनीति में सक्रिय थीं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों तक इन्होंने मंत्री का पद संभाला था, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में पद संभाला था इन्होंने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतया यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेंगी।
प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। अब जो अधिकतर नेता थे कांग्रेस पार्टी में, शास्त्री के बाद भी बहुत से ऐसे योग्य नेता थे जिनके पास राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के बहुत से दिग्गजों ने उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री का नेतृत्व न सौंपकर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना अच्छा समझा, जिसके पीछे एक कारण था। वह कारण यह था कि वह इंदिरा गांधी के अनुभवहीनता, यानी कि इंदिरा गांधी के पास राजनीतिक अनुभव की कमी का लाभ उठाना चाहते थे और उनको केवल एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। इस वक्त तक जब देश को नेतृत्व प्रदान करते हुए इंदिरा गांधी को 1 साल हो चुके थे, देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। इससे इंदिरा गांधी की कठिनाइयां और ज़्यादा बढ़ गई थीं। इन कठिनाइयों के मद्देनज़र उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और नेतृत्व कौशल दिखाने का भी भरकस प्रयास करने शुरू कर दिए। तो आइए जान लेते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी जो कि 1917 में इनका जन्म और 1984 में इनकी हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। तो 1966 में सर्वसम्मति से इनको लाल बहादुर शास्त्री के बाद नेतृत्व प्रदान किया गया, जो कि उसके बाद 1971 में चुनाव होता है, उसमें भी विजय होती हैं। उससे पहले 1967 में चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को कम सीटें लेकिन बहुमत प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 1971 में इस तरह से हम देखते हैं कि 1966 से लेकर 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी कुल मिलाकर 14 सालों तक लगभग शासन करती हैं देश में प्रधानमंत्री के रूप में। यह एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भी भागीदारी उन्होंने निभाई है और 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी और 1964 से 66 में शास्त्री के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रहीं और 1967 से 71 और फिर 1980 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में इन्होंने विजयी बनाया और उसको जीत दिलाई। और इन्होंने गरीबी हटाओ एक मशहूर नारा दिया और 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय, जिसमें बांग्लादेश को हमने अलग कर दिया पाकिस्तान से, इसका श्रेय इन्हें ही जाता है। और प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, परमाणु परीक्षण जो भी पहला हुआ भारत में 1974 में, उसका श्रेय, और पर्यावरण संरक्षण के उठाए गए कदमों की भी इनकी को लेकर इनकी जो है तारीफ की जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री के रूप में इनको भी जाना जाता है और 31 अक्टूबर 1984 के दिन इनकी हत्या कर दी जाती है। तो यह इंदिरा गांधी से संबंधित उनका परिचय। हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि किस तरह एक मात्र महिला इंदिरा गांधी और उनके आसपास पुरुषों का जमघट, जिसमें महिलाओं का जो लोकतंत्र में भागीदारी है और उनका लोकतंत्र के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की जो मुश्किलात हैं उसको दिखाता है और एक ऐसा गर्व का अनुभव भी देता है कि महिलाओं को यह प्रेरणा भी देता है कि महिलाओं को किस तरह राजनीति के क्षेत्र में के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए। तो एक समय इंदिरा गांधी महिलाओं का भी जो नेतृत्व कर रही थी, महिलाओं के रोल मॉडल के रूप में भी सामने आई थी। जब महिलाएं इनको देखकर प्रेरणा लेती थी और इनसे तो आइए अब देखते हैं कि चौथा आम चुनाव।
अब इंदिरा गांधी जो कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद उनके मंत्रिमंडल में चुनी जाती हैं और प्रधानमंत्री का पद जो शेष समय और शेष अवधि काल होता है उसको पूरा करती हैं, जिसके समाप्ति के बाद 1967 में फिर से आम चुनाव करवाया जाता है। इन 1967 के आम चुनाव में यह पहला ऐसा चुनाव था जब कांग्रेस पार्टी जनता के बीच बिना नेहरू के जा रही थी और इस चुनाव में नेहरू का नेतृत्व नहीं था। तो अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए यह हो जाता है। अब 1952 के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी क्या है, राजनीतिक दबदबा कायम था और 1967 में इसमें क्या है, बदलाव आया, एक गहरा बदलाव आया। चुनाव के संदर्भ में दो प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान और नए प्रधानमंत्री का पद संभालते हुए अभी पूरे एक साल भी नहीं हुए थे। फिर उसी के साथ कांग्रेस को अब एक नए चुनाव क्षेत्र में उतरना था, तो यह आसान नहीं था। साथ ही प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी भी माना जा रहा था। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय में हमने चर्चा की कि किस तरह अरसों जो देश में गंभीर आर्थिक संकट में था, जो देश का अधिकतर जो समय है संकट के काल से ही गुजर रहा था। उधर मानसून का ना होना, बरसात का ना आना, व्यापक सूखा पड़ना और खेती में पैदावार में गिरावट, गरीबी, खाद्य संकट और विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट का होना। अब साथ ही सैन्य खर्चे में भारी बढ़ोतरी भी हमें करनी पड़ी चीन और पाकिस्तान को देखते हुए। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मदद में लगाना पड़ा हमें, यानी जो हम अपने डेवलपमेंट में, विकास में पैसा खर्च कर सकते थे उसको हमें मजबूरन सैन्य खर्चों में लगाना पड़ा अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान और चाइना जैसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता था। इन सारी बातों से देश की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही विकट हो चुकी थी, खतरनाक स्थिति में आ गई थी। अब इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसले में से एक था रुपए का अवमूलन, यानी कि अब इंदिरा गांधी ने रुपए का अवमूलन यानी कि रुपए जो भारतीय करेंसी है उसका डॉलर के मुकाबले कम आंका जाना या उसकी कीमत को गिराना या कीमत गिरना, जिसमें तब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये हुआ करती थी और जिसको घटाकर 7 रुपये या जिसे कहते हैं बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया गया। घटाना और बढ़ाने में आप अंतर समझ पा रहे हैं, यानी कि जितनी हमारे रुपए की कीमत, $1 हमें जितने अधिक रुपए जो व्यय करने पड़ेंगे यानी चुकाने पड़ेंगे, $1 के लिए हमें 5 से अब 7 रुपये चुकाने पड़ रहे थे, यानी कि अब हमारी जो रुपए की कीमत है वो घट गई थी, यानी हमें रुपया अधिक चुकाना पड़ रहा है, तो यानी हमारी जो रुपए की कीमत है घट रही है। तो इस तरह से घटना और बढ़ने में आप कंफ्यूज मत होना। इसे ही कहते हैं रुपए का अवमूलन या करेंसी का अवमूलन, जो कि हमें अमेरिकी दबाव में या हमारी मंदी, भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट को देखते हुए करना पड़ा। अब आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ। अब जो कीमतें हैं बाज़ार में वस्तुओं की, वह तेज़ी से बढ़ रही थी और लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और जो खाने की वस्तुएं हैं उसमें कमी देखने को मिल रही थी। यानी जो हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी कीमत तो बढ़ रही थी, लेकिन उसकी जो मात्रा है बाज़ार में वह घट रही थी। अब बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश में दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। जो देश में क्या है, विरोध प्रदर्शन होने लगे थे आर्थिक स्थिति को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर। अब देश में अक्सर बंद और हड़तालें की जाने लगी थी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था
का एक संकट मान लिया। तो उसके बाद जो जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति है होती है कि किस तरह से उस समय जनता तंग थी, परेशान थी, आर्थिक दशाओं को लेकर, देश की स्थिति को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। इससे लोगों की जो नाराजगी है बढ़ी और जन विरोध ने ज़्यादा उग्र रूप धारण किया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टियों ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। यह हम क्या पढ़ रहे हैं? यह हम पढ़ रहे हैं जो चौथा आम चुनाव था उसकी पृष्ठभूमि, यानी चौथे आम चुनाव में जब कांग्रेस को सबसे कम सीटें प्राप्त हुई, यानी वह बहुमत तो प्राप्त हुआ लेकिन नेहरू के शासनकाल में जो प्रचंड बहुमत मिलता था उसे एकदम एक तरफा अधिकार जो जनामत है प्राप्त होता था, जनमत प्राप्त होता था, उससे अलग यह चुनाव था। तो उसके कारण क्या थे? तो उसके यही सब कारण थे कि आर्थिक स्थिति का अच्छा ना होना, रुपए का अवमूल्यन, जनता में व्यापक असंतोष का बढ़ना और अलग अलग पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों की गुटबंदी, यह सब कारण थे, पृष्ठभूमि है चौथे आम चुनाव की। अब हम देखते हैं कि साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने किस तरह से व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया कि किस तरह समाज में समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए। अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि किस तरह मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों से अलग हुए समाजवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी, लेनिन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, जिसमें हम अगले अध्याय में इन पार्टियों के बारे में विस्तृत और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सशस्त्र कृषि विद्रोह का भी नेतृत्व किया। अब साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया और इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। अब आज़ादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं हुए थे। तो यह हमने देखा कि किस तरह से जो चौथा आम चुनाव था 1967 का, उसकी पृष्ठभूमि है यह सारी समस्याएं जो कि सरकार और कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी और जनता में एक आक्रोश उत्पन्न हो रहा था, उसका कारण है। आइए इस बॉक्स में दी गई जानकारी, जिसमें चुनाव कथा और राजस्थान के एक गांव की कहानी को बताया गया है, उसको हम जानेंगे। इसको आनंद चक्रवर्ती की किताब ये विज़न इन चोमू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन राजस्थान पर आधारित है, जिसमें यह प्रसंग 1967 के विधानसभा चुनाव का ही है। अब चोमू नामक एक जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी जो है आमने सामने अपने उम्मीदवारों को लेकर थी, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव देवीसर में यह हुआ कि स्थानीय राजनीति का जो समीकरण है कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के चुनाव गणित से जा उलझा। अब देवीसर में शेर सिंह नाम के व्यक्ति का दबदबा था। देवीसर जो इलाका था उसमें क्या है, एक शेर सिंह नामक व्यक्ति का जो दबदबा था, उसका प्रभुत्व था। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, उसका भतीजा तो था भीम सिंह, वह भी लोकप्रिय होने लगा, वह भी राजनीतिक रूप में भूमिका निभाने लगा। तो अब हालांकि दोनों ही राजपूत थे, हालांकि तो चाचा और भतीजे ही थे, किंतु भीम सिंह ने पंचायत का प्रधान बनने के बाद, अब भीम सिंह क्या है, अधिक लोकप्रिय होने के कारण पंचायत का प्रधान बन गया। अब उसने गुटबंदी शुरू कर दी, समुदाय के बीच भी जगह बनाना शुरू कर दिया अपने राजपूताना समुदाय के बीच। दरअसल उसने राजपूतों के अलावा गैर राजपूत समुदायों को भी जोड़ना शुरू कर दिया अपने साथ। अब एक राजनीतिक समीकरण तैयार कर डाला उसने, जिसमें उसके एक इशारे पर जनता किसी को भी वोट डाल सकती थी और किसी को वोट ना डालने से मना भी कर सकती थी। तो भीम सिंह ने आसपास के गांव में ग्राम प्रधान पद के जो भी उम्मीदवार थे उनका भी समर्थन अपने आप प्राप्त कर लिया और इसी के साथ उसने एक गठबंधन तैयार कर लिया,
यानी कि विभिन्न आसपास के जो पंचायतें थी, ग्राम प्रधान थे, उनका एक सहयोग और उनका गठबंधन प्राप्त कर लिया और उन सभी का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर क्या है, राज्य के मुख्यमंत्री उस समय के जो मोहन लाल सुखाड़िया थे उनके पास चला गया और वो जाकर कहता है कि मुख्यमंत्री जी पर दबाव डालता है कि आगामी जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें से उसके पसंद के जो उम्मीदवार है उसको आप टिकट दोगे। लेकिन मुख्यमंत्री भी तो एक बड़े राजनीतिकार हैं और नेता हैं, उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया और उसके इस गुटबंदी और नेतृत्व का लाभ उठाने के लिए भीम सिंह को कहा कि आप एक नए कैंडिडेट, नए उम्मीदवार को मत खड़ा कीजिए, बल्कि जो हमने खड़ा किया उम्मीदवार है आप उसको अपना सहयोग दीजिए, वह जीतता है तो वह भी आपको लाभ पहुंचाएगा। इस तरह इस बात पर जो भीम सिंह मान जाता है और कांग्रेस द्वारा जो उठाया गया उम्मीदवार है उसको उसका जो समर्थन है प्राप्त हो जाता है भीम सिंह का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह एक इलाके को लेकर दो चाचा और भतीजों के बीच में आपसी जो टकराव है और सहयोग देने की जो बात है वह उत्पन्न होती है। तो शेर सिंह कहाँ जाएगा? जब भीम सिंह ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया तो शेर सिंह ने क्या किया, स्वतंत्र पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। तो इस तरह से जो चुनाव प्रचार जो है शेर सिंह और भीम सिंह के आपसी जो आमने सामने की टक्कर के रूप में सामने आता है। तो यह जो एक घटना है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। इससे हमें पता लगता है कि किस तरह चुनाव में क्षेत्रीय जो नेतृत्व है कितना महत्व रखता है और क्षेत्रीय नेताओं ने किस तरह से अहम भूमिका निभाई है उन चौथे आम चुनाव में इसके परिणामों को बदलने के लिए। पहले क्या होता था नेहरू के शासनकाल में कि जनता देखती थी कि हाँ शीर्ष नेतृत्व में कौन है, नेहरू हैं जो उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। जनता सिर्फ यह देखकर वोट डाल देती थी, उसे अपने प्रतिनिधि से मतलब नहीं होता था, क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो चुनकर जाएगा असेंबली में उससे मतलब नहीं होता था। उसे बस ये मतलब होता था कि हमें तो नेहरू को वोट देना है, हमें नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए हमें चाहे जिसको भी जिताना हो। वह अपने क्षेत्रीय कैंडिडेट को नहीं देखती थी जनता। लेकिन अब क्या होने लगा, चौथे आम चुनाव में यह प्रवृत्ति देखने को मिली कि जनता क्या है क्षेत्रीय उम्मीदवार के कार्यों और उसके प्रयासों और उसको दिए जाने वाले सहयोग पर आधारित हो गई, ना कि शीर्ष नेतृत्व पर। तो इसीलिए हम जो चौथा आम चुनाव का जो बिखरा हुआ जनादेश है वह हमें देखने को मिलता है। तो इस उदाहरण से हमें बखूबी यह बात समझने का प्रयास करना चाहिए। अब हम आते हैं गैर कांग्रेसवाद पर और इसकी अवधारणा पर। इससे पहले हम यहाँ कोष्टक में दिए कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं जिसमें भारत को लेकर कुछ बात कही गई है। तो भारत में जिस तरह प्रवृत्तियाँ जारी हैं उसमें एक सुव्यवस्थित समाज रचना को बनाए रखने का काम नागरिक सरकार के हाथों से जाता रहेगा और सेना ही फिर कानून व्यवस्था बनाए रखेगी या रखने का एकमात्र विकल्प होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में जिस तरह से जो शासन व्यवस्था डगमगा रही है उसमें एक दिन आएगा कि लोकतंत्र शासन जो है ख़त्म हो जाएगा और जो लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम है वह सेना करेगी, यह बात कही गई है। फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो एकमात्र विकल्प सेना के पास रह जाएगा और इस तरह भारत में जो लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित होने वाला जो महत्व है, जो महान प्रयास था, वह फेल हो जाएगा। यानी भारत का एक लोकतंत्र स्वीकार करने और लोकतांत्रिक देश बनने की जो सपना है, प्रयास है, वह विफल हो जाएगा। यह किसने कहा? यह नेविए मैक्सवेल ने उपयुक्त बातें अपने एक लेख इंडियाज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी में लिखी थी। यह लेख लंदन टाइम्स में प्रकाशित हुआ 1967 में। तो भारत में जब लीडरशिप और नेतृत्व चुनने की जो बारी आई और जी इस तरह की जो परिस्थितियां बढ़ रही थी, जो नेहरू के बाद उत्पन्न हुई चुनौतियां थी कांग्रेस के लिए, इन चुनौतियों को देखते हुए जो बाहरी जो विद्वान थे और जो
समाचार पत्र थे कुछ इस तरह की बातों को छापते थे, और जो विद्वान अपनी राय और भविष्यवाणियां कुछ इस तरह करते थे। लेकिन उनकी सारी भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गई जब भारत ने एक सफल लोकतंत्र का जो है सपना साकार किया और एक अच्छे प्रदर्शन को, एक लोकतांत्रिक प्रदर्शन को कर दिखाया। तो उससे पहले हम अब देखते हैं कि गैर कांग्रेसवाद क्या था। तो यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्ष दल जनविरोध की अगुवाई कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जहां सरकार कमज़ोर पड़ती है वहां विपक्ष मजबूत हो जाता है। अगर सरकार मजबूत है तो विपक्ष कमज़ोर होने लगता है। तो इसी तरह जब सरकार, इस दौर में कांग्रेस की सरकार कमज़ोर हो रही थी, तब विपक्ष मजबूती से उभर रहा था और मजबूती से सामने आ रहा था। तो इसी में विकसित होती है गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा, जिसमें सरकार पर दबाव डाले जा रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियां यह महसूस करने लगी थी कि उसके वोट बट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। अब जो विपक्षी दल थे उनको ऐसा लगता था कि हम बहुत सारे लोग हैं और कांग्रेस एक है, अगर हम बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएं तो कांग्रेस को हम क्यों नहीं हरा सकते हैं। अब हम जब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो हमारा जो जनता का वोट है हम सब में बट जाता है, इसलिए हमको जो जीत है नहीं मिल पाती है। अगर हम एक साथ आ जाएं तो हमारा एक एक वोट मिलकर जो है एक बड़ा वोट बन जाएगा और बड़ा लोग जो है जनादेश बन जाएगा, जिससे हम सरकार बना लेंगे। तो इस अवधारणा के साथ जो विपक्षी दल थे, गैर कांग्रेसवादी जो दल थे, उन्होंने साथ आने का प्रयास किया और दो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे। अब जो ये साथ आने की बात कर रहे थे देश, जो यह दल थे, उनकी विचारधाराएं, कार्य करना और उनके जो काम करने का तरीका और जो विचार थे उनमें बिल्कुल अंतर था। कोई लोकतांत्रिक था तो कोई समाजवादी था, कोई उदारवादी था तो कोई समाजवादी था। इस तरह से अंतर, कोई लेफ्ट तो कोई राइट, कोई वामपंथी तो कोई दक्षिणपंथी। तो इस तरह की जो विचारधाराओं को ध्यान में इनको दरकिनार करते हुए फिर भी इन पार्टियों ने साथ आने का प्रयास किया। वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया था और अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनाव तालमेल किया। और इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की जो अंदरूनी उठापटक है उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर है हमारे लिए। तो समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। जो गैर कांग्रेसवाद था वह क्या था? वह यही था जब विभिन्न दलों ने अपने वैचारिक और कार्य क्षेत्र और विचारधारा को अलग रख, साइड के दरकिनार कर एक साथ आए ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। इसको गैर कांग्रेसवाद कहा गया। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया द्वारा। अब एक संवैधानिक पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। अब इनकी दलील थी, जो यह साथ मिलकर आए थे सभी दल, कि इनका कहना था जो कांग्रेस है वह जो गरीबी और गरीब के हकों की बात नहीं करती है, यह गैर लोकतांत्रिक काम करती है। इसलिए हम असली लोकतंत्र को स्थापित करेंगे जिसमें हर गरीब का कल्याण करेंगे। इस बात के साथ यह साथ आए थे। उससे पहले एक डाक टिकट जिसमें हमें सी नागराजन अन्नादुरई के बारे में खास जानकारी दी गई है, तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं।
1909 में इनका जन्म होता है और 1969 में इनका देहांत। 1967 में मद्रास के तमिलनाडु, जो कि तब का आपका तमिलनाडु पहले मद्रास हुआ करता था, के मुख्यमंत्री पद पर रहे और चर्चित पत्रकार, लेखक एवं वक्ता। मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी से संबंध है इनका। और बाद में द्रविड़ कशगम 1934 में शामिल हुए थे और 1949 में द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम का बतौर राजनीतिक पार्टी गठन किया इन्होंने। द्रविड़ संस्कृति के समर्थक रहे और हिंदी का इन्होंने साउथ में विरोध किया और हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया, जिससे एक इनकी छवि है साउथ भारत में वह हितैषी और क्षेत्रीय नेता के रूप में उभरी, जो कि इनको वहाँ के मुख्यमंत्री बनने तक के मुकाम पर लेकर गई। राज्यों की व्यापक स्वायत्तता के समर्थक हैं। इन्होंने इस बात का समर्थन किया कि राज्यों को पूरी स्वतंत्रता और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। इस बात की वकालत इन्होंने की। अब हम जानते हैं राम मनोहर लोहिया के बारे में। तो राम मनोहर लोहिया 1910 से 1967 तक का इनका जीवन काल और समाजवादी नेता एवं विचारक हैं, स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट के सदस्य भी रहे हैं। मूल पार्टी इनकी में विभाजन के बाद, जो कांग्रेस का मूल पार्टी था उसमें विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में जाने जाते हैं और 1963 से 1967 तक लोकसभा सांसद भी चुने गए। मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक और संपादक, गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान भी दिया। विचारधारा का एक संयोजन और गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की वकालत इन्होंने की और अंग्रेजी विरोधी के अलावा इन्होंने राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित, जिन्होंने नेहरू के खिलाफ एक मोर्चा खोला। तो नेहरू के खिलाफ और अंग्रेजी के खिलाफ और पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिलाने के हक की बातों करने वाले नेता के रूप में, जो कि वैचारिक रूप से समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं, राम मनोहर लोहिया। तो अब आइए देखते हैं चुनाव का जनादेश। चुनाव का जनादेश यानी कि 1967 जो चौथा आम चुनाव हुआ, जो कि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरह से विभिन्न दल, क्षेत्रीय दल की आकांक्षाएं सत्ता में आने की, एक साथ मिलकर सरकार बनाने की, और कांग्रेस के सामने चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां, युद्ध के बाद की चुनौतियां, और किस तरह से मौसम की मार और 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु, इन सभी दौर से गुजरते हुए एक अनुभवहीन प्रधानमंत्री जो एक ही साल हुए हैं उसको सत्ता में आए हुए, उसके साथ जब कांग्रेस नेहरू के बगैर चुनाव क्षेत्र में जाती है, तो ऐसे चुनाव का परिणाम क्या होगा उसको हम यहाँ पर जानेंगे, और उसका चुनाव का क्या परिणाम आया, क्या जनादेश रहा, उसको हम जानेंगे। तो चुनाव का जनादेश, अब व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए जो है चुनाव 1967 में फरवरी माह में चौथे आम चुनाव जो हैं करवाए गए। अब कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना जो है मतदाताओं के सामना कर रही थी। तो इस चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर जो है गहरा धक्का लगा था। अब तत्कालीन जो अनेक राजनैतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप के रूप में जो है भूकंप की संज्ञा दी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया, लेकिन उसको प्रांत मतों
के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई। अब से पहले कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतने कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। अब आप सोच सकते हैं कि जब जिस सरकार को एक समय ऐसा था कि सबसे अधिक वोट और मत मिलते थे, सीटें मिलती थी, और आज एक नेता के ना होने पर जब एक पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसको ना सिर्फ कम सीटें और बल्कि सबसे कम वोट भी मिलते हैं, जिसमें कि उसके बड़े से बड़े मंत्री भी चुनाव हार जाते हैं। तो तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से S.K. पाटिल और पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से KB सहाय जैसे बड़े राजनीतिक दिग्गज जो हैं हार जाते हैं और मुंह की खाते हैं और हार का सामना करना पड़ता है। अब विधानसभा चुनाव 1967 के चुनाव में ना सिर्फ जो कांग्रेस है, आम चुनाव जैसे कि केंद्रीय स्तर पर जो है सरकार तो बना लेती है लेकिन कम सीटों के साथ ही, और जो विधानसभाओं राज्यों में उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसकी जो राज्यों को जीतने की जो क्षमता थी कहीं से अधिक घट गई थी। यानी कि अब 9 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस हार चुकी थी। अब हम देख पा रहे हैं कि जो पीला क्षेत्र है, पीले राज्य हैं, यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन जो लाल राज्य हैं वहाँ पर कांग्रेस क्या है, या तो उसको बहुमत नहीं मिला या अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। राजस्थान में क्या है, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला लेकिन कुछ अन्य सहायक सरकारों या पार्टियों के साथ क्या है उसने सरकार बनाई बाद में। अब राजनीतिक बदलाव की यह जो नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज़्यादा स्पष्ट नज़र आएगी। अब जो हम केंद्र स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी में क्या बदलाव आया, कितना नुकसान हुआ, उसको हम नहीं भांप पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर तो उसकी सरकार बन गई थी, लेकिन राज्यों में ऐसा नहीं था। राज्यों की स्थिति को जब हम नज़र डालेंगे तो अब हमें जो कांग्रेस की प्रदर्शन है और कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन है उसको हम जान पाते हैं कि जब कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत ही नहीं मिला, क्लियर कट बिल्कुल वह पीछे रह गई बहुमत से, और 2 ऐसे राज्य थे जहां पर दल बदल के कारण वहां पर जो उसके जीते हुए उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी की टिकट से जीते हुए उम्मीदवार थे, उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए, जिससे उसकी सरकार गिर गई और उस वजह से अपनी सरकार नहीं बना पाई। ऐसे 2 राज्य थे। अब जिन 9 राज्य, कुल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हो गए जहाँ पर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। अब वे देश के किसी भी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। अब ऐसा नहीं कि किसी एक कोने में, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में या उत्तरी पश्चिमी भारत में ऐसा कुछ जहाँ पर एक खास क्षेत्र में कांग्रेस को हार मिली हो, ऐसा नहीं था, बल्कि ये संपूर्ण भारत में हमें देखने को मिला। यानी कि संपूर्ण भारत जो है कांग्रेस से नाराज था, इसका हमें पता लगता है। यह राज्य अलग अलग हिस्सों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला तक में क्या है सरकार अपनी नहीं बना पाई कांग्रेस। और मद्रास प्रांत जो कि अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। अब यह पहली बार था जब किसी क्षेत्रीय पार्टी या किसी अन्य पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत से प्रांत में सरकार बनाई हो। वह पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम थी, जिसे हम DMK भी कह सकते हैं। तो द्रविड़ मुनेत्र कषगम DMK अब हिंदी विरोध आंदोलनों के दम पर यह जीत दर्ज की थी इसने, और सत्ता में आई थी इस बल पर, हिंदी विरोधी आंदोलन चलाकर। यहाँ के छात्र क्या हैं, हिंदी राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का जो विरोध है कर रहे थे, और DMK ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया था।
अब जो छात्र आंदोलन हिंदी के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, तो डीएमके ने क्या किया, उसको राजनीतिक नेतृत्व प्रदान कर दिया, जिसकी वजह से जनता का जो वोट है डीएमके को चला गया। और चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल ने किसी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई हो। जैसा कि मैंने ऊपर कहा, अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। अब इन 8 राज्यों में क्या हुआ, जहां कांग्रेस हार गई, वहां क्या हुआ, वहां किसी एक दल की सरकार नहीं बनी, बल्कि गठबंधन सरकारें बनी वहां पर। और उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा के लिए अगर ट्रेन पकड़ोगे और उसमें बैठकर जाओगे तो एक भी ऐसा रास्ता, एक भी ऐसा राज्य नहीं आएगा जहां पर कांग्रेस की सरकार हो। तो लोग क्या है, इस कांग्रेस की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय तक वह कांग्रेस को सत्ता में बैठे हुए देख रहे थे और उसे ऐसे ही देखना चाहते थे। इसलिए यह बात हजम नहीं हो पा रही थी बहुत से लोगों को कि कांग्रेस भला सत्ता से बाहर कैसे। यह लोगों को आश्चर्यजनक स्थिति की तरह लगता था। लेकिन यहाँ से हमें भारत में जो एक दल का शासन, एक दल का प्रभुत्व है, उसके खात्मे की भी बात सामने आती है। और यहाँ से हमें वाकई में भारत में जो लोकतंत्र है सफल रहा और डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर यह सवाल का जवाब हमें मिलता है कि भारत में जो एक दल व्यवस्था है क्या कायम हो जाएगी, या भारत का शासन कुछ इस तरह का है जहाँ पर एक दल का ही शासन रहेगा, या एक दल का ही प्रभुत्व लंबे समय तक बना रहेगा। इस सभी सवालों का जो जवाब है हमें इस चुनाव में मिल गया, जहाँ पर विभिन्न क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व किया और सरकार बनाई। और कांग्रेस एक रटी रटाई जो परंपरागत सत्ता में बने रहने की चाह और सत्ता को हथियाने और सत्ता में बने रहने की जो पद्धति थी उससे बाहर निकलती हुई हमें नजर आती है। तो यहाँ पर हमें गठबंधन सरकार का पता चलता है कि गठबंधन का जो स्वरूप है वह निकलकर सामने आता है। तो 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिपाटी जो है हमें सामने देखने को मिलती है। अब चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी जो पार्टियां थीं वह एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया इन्होंने और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। और अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक जो थे दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे, यानी कि ये जो विभिन्न पार्टियां एक साथ आकर संयुक्त विधायक दल का निर्माण कर रही थीं, इनमें इनकी वैचारिक समानता बिल्कुल अलग थी। वैचारिक समानता नहीं थी, लेकिन फिर भी यह साथ आई। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थीं। इनके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल था। तो पंजाब में इसी तरह बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। यह संयुक्त विधायक और पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट ये सब क्या है, यह विभिन्न राज्यों में जहां पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई वहां पर जो संयुक्त रूप से जो विभिन्न पार्टियों ने अपना गठबंधन बनाया उनके गठबंधनों के नाम हैं। तो इसी तरह से पंजाब में जो गठबंधन बना, गैर कांग्रेसी गठबंधन बना, उसका नाम था क्या था, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें उस वक्त के 2 परस्पर जो प्रतिस्पर्धी दल थे, अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे इस गठबंधन में। और इसके साथ सरकार में 2 अन्य वामपंथी दल सीपीआई और सीपीआईएम भी शामिल थे। और सीपीआई रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे इस पंजाब के पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन में। तो इस तरह से हमें जो विभिन्न वैचारिक मतभेद और वैचारिक असमानता वाली पार्टियों को एक साथ
किस तरह सत्ता को पाने के लिए अपने विचारों को ताक पर रख एक साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसकी हमें यह परिणति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक कार्टून के माध्यम से बखूबी इस बात को दर्शाया गया है कि साइकिल तो एक ही है, लेकिन उस पर बैठने के लिए सीटें कितनी हैं, बहुत सारी हैं, जो कि यह अलग अलग सीटें अलग अलग व्यक्तियों अलग अलग पार्टियों को दर्शाती हैं। और एक साइकिल एक पद या एक कुर्सी या एक राज्य में सत्ता को दर्शाती है। अब सत्ता तो एक ही दिशा में चलेगी ना, अब उसमें भले ही बैठे हुए जो लोग हैं वह अलग अलग चलना चाहते हों, लेकिन जो उसका हैंडल है, जिसे कहते हैं जो उसका मोड़ जिस तरफ होगा वह शासन उसी तरफ में चलेगा। अब कोई कहे लेफ्ट जाना है, कोई कहे राइट जाना है, तो भला वह शासन वह सत्ता भली भांति कैसे चल सकती है। तो इसका मजाक और उपहास उड़ाने के लिए और उसको दर्शाने के लिए गठबंधन और उसमें मतभेद और वैचारिक विभेदता को यह कार्टून बखूबी दर्शाता है इस बात को। दल बदल क्या था? अब 1967 के बाद जब विभिन्न पार्टियों को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो इस तरह की जो प्रणाली थी अपने चरम पर थी। 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी थी। इसने राज्यों में सरकारों के बिगड़ने बढ़ने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर आम चुनाव लड़े और जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, इसी को दल बदल कहते हैं। यानी कि जिस तरह हम देखते हैं कि कांग्रेस के 2 राज्यों में सरकार नहीं बन पाई, इसी कारण क्यों? क्योंकि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस के वोट, कांग्रेस के नाम पर उसके जो कैंडिडेट थे, प्रतिनिधि थे, चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह किसी और पार्टी में शामिल हो गए, जिससे कि उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर अपना वोट प्राप्त किया, जनता का जीत दर्ज की, लेकिन जीतने के बाद वो किसी और पार्टी में शामिल होकर उसकी सरकार बना दें, तो इसी को दल बदल कहा गया। तो 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। और ऐसे 3 राज्य थे, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहां पर कांग्रेस के ज़्यादातर जो उम्मीदवार थे, विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के अन्य जो गैर कांग्रेसी दल थे उनमें शामिल हो गए, जहां पर अन्य कांग्रेसी दलों की जो सरकार है बन गई। इस दौरान या इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की एक इस अहम अदला बदली से आयाराम और गैराम की जो जुमला है वह मशहूर भी हुआ। तो जो आयाराम और गैराम है इसी तरह की घटनाओं से सामने आता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि विधायकों द्वारा तुरंत और फुरंत यानी जल्दबाजी में पार्टी को छोड़कर दूसरी और तीसरी पार्टी में, फिर तीसरी और चौथी पार्टी में शामिल हो जाने की जो घटना थी यह आम हो गई थी। और भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आयाराम और गैराम का जुमला यही से दाखिल होता है, जहाँ पर इस जुमले की प्रसिद्धि के लिए खास घटना जिम्मेदार थी। यानी कि यह जुमला जहाँ से प्रसिद्ध हुआ और जहाँ से निकला उसके लिए खास घटना थी। उसमें क्या हुआ कि चुनाव के बाद जब हरियाणा के एक विधायक जिसका नाम गयालाल था ने राजनीतिक निष्ठा को बदलने यानी कि अपनी पार्टी को बदलने का प्रयास किया, जिसमें उसने क्या किया, एक कीर्तिमान ही रच दिया, यानी रिकॉर्ड बना दिया पार्टी बदलने का। इससे पहले ऐसा रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं था जहाँ पर इतनी जल्दी पार्टी को बदला गया था। उसने क्या किया, एक पखवाड़े के अंदर ही 3 बार अपनी पार्टी बदल ली। यानी कि पहले तो वह कांग्रेस से जो उसकी मूल पार्टी थी यूनाइटेड फ्रंट में गया, और फिर यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में आया, और फिर क्या किया, उसके 9 घंटे के अंदर ही कांग्रेस छोड़कर फिर यूनाइटेड फ्रंट में चला गया। तो इतना अदला बदली चल रही थी और मनमाने ढंग से, जिसको लेकर फिर यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की गई। अब वह क्या, दूसरी बार फिर कांग्रेस में शामिल होना चाहता था, तीसरी बार। तो कांग्रेस के नेता जो राव वीरेंद्र सिंह ने उसको लेकर कांग्रेस में जो चंडीगढ़ में एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें कहा कि जो गया राम था और आया राम है,
तो गयालाल की इस हड़बड़ी को आया राम गया राम के जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया और इनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून बने और बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन बना दिया गया, कानून लाया गया। तो यानी कि इस तरह की गड़बड़ी और इस तरह के दल बदल को रोकने के लिए बाद में फिर जाकर कहीं 90 के दशक में इस पर कानून बनाया गया। तो अमूल जो कि विभिन्न वर्तमान की घटनाओं को बखूबी अपने ऐड में अपने विज्ञापनों में दर्शाता रहा है, उसमें इस विज्ञापन को आया राम और गया राम हाय राम, यानी कि इधर गया उधर गया और फिर किधर गया पता ही नहीं लगा कौन किस में शामिल हो गया, उसको दिखाता हुआ अमूल का यह उत्पाद और उसका विज्ञापन। तो आइए अब देख लेते हैं कांग्रेस में विभाजन, कि कांग्रेस में जो विभाजन था इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट्स और कांग्रेस ओ कांग्रेस आर के रूप में तथा सिंडिकेट्स क्या था, इन सभी बातों का हम जो है अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हम के कामराज के बारे में जान लेते हैं और देख लेते हैं कि ऊपर कोई हमें जानकारी छूट तो नहीं गई बताने से, ये बताए जाने से। तो आइए देख लेते हैं के कामराज के उपलब्धियों और इनके जीवन परिचय के बारे में। तो 1903 और 1975 के बीच का इनका जीवन काल और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और कांग्रेस के एक नेता के रूप में सामने दिग्गज नेता के रूप में मशहूर। मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार किया इन्होंने और स्कूली बच्चों को दोपहर का जो मिड डे मील योजना थी इन्होंने ही शुरू की, इसका श्रेय इनको ही जाता है। 1963 में इन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो जितने भी वरिष्ठ यानी कि बूढ़े कांग्रेसी नेता हैं उनको क्या है इस्तीफा दे देना चाहिए और जो युवा हैं जो अपेक्षा रखते हैं सत्ता में आने की और जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के उनको क्या है कमान संभालनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की। ऐसा प्रस्ताव इन्होंने रखा जिसको बाद में कामराज योजना के नाम से जाना गया और यह मशहूर योजना हो गई और यह कांग्रेस के अध्यक्ष पर भी रहे हैं। तो यह इनका एक जीवन परिचय। आइए अब देखते हैं कि कांग्रेस में विभाजन और इसकी वजहें और इसके परिणाम और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत जो है हासिल नहीं था। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अभी भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई थीं और इन सरकारों ने बहुमत खो दिया था। उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बताया गया है कि 1967 में हम देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस का हारना और विभिन्न क्षेत्र और प्रांतों में अलग अलग गैर कांग्रेसी दलों का सत्ता में आना, जिससे यह विश्वास जगाता है कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, कांग्रेस का भी विकल्प मौजूद है। लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा हारी हुई राज्यों, हारे हुए प्रांतों को भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ की वर्तमान सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। अब इंदिरा वर्सेस या इंदिरा बनाम सिंडिकेट्स क्या था। सिंडिकेट्स उन लोगों को कहा जाता था जो कांग्रेस में वरिष्ठ नेता थे और उनका समूह था, जो लोग एक अनुभवी नेता और पुरानी राजनीति और राजनीति में परिपक्व लोग थे, उनको सिंडिकेट्स कहा गया।
और इंदिरा के बीच में इनका मतभेद कैसे हुआ उसको हम देखते हैं। तो इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी ही पार्टी के भीतर जो सिंडिकेट्स था उनसे थी। सिंडिकेट्स कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था और सिंडिकेट्स ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस सदस्य दल के नेता के रूप में भी चुनाव किया और सुनिश्चित किया कि यह प्रधानमंत्री बनेंगी। तो एक टाइम यह था कि सिंडिकेट्स ने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बल्कि बनाया था, चुनकर प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना था। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने इन सिंडिकेट्स को दरकिनार कर इनको अपनी असली ताकत है उसे परिचित करा दिया और इनकी कठपुतली बनने से खास मना कर दिया। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का जो मुकाम है बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों जो उनके विश्वास पात्र लोग थे उनका एक समूह पार्टी के बाहर के लोगों को रखा था। ऐसे लोगों को जिन पर वह विश्वास कर सकती थी, जिनसे वह सलाह ले सकती थी, ऐसे लोग उनकी पार्टी से बाहर के लोग हुआ करते थे। अब धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट्स को हाशिए पर, उनका मतलब सिंडिकेट्स का जो महत्व है उसको कम कर दिया। यानी कि अब इंदिरा गांधी इस स्थिति में आ गई थी कि सिंडिकेट्स के बिना भी वह सरकार चला सकती थी, कांग्रेस को चला सकती थी। तो आइए देखते हैं सिंडिकेट्स के बारे में विस्तार से, जिसमें कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट्स कहा जाता था और इस नाम से इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। जो पार्टी का एक ढांचा है, उसका संगठन है, उसका जो कंट्रोल है इन नेताओं, इन सिंडिकेट्स के पास होता था। सिंडिकेट्स के अगुआ मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे, यानी जो इस सिंडिकेट्स को लीड करते थे। वह पहले तो मद्रास के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके नेता, बाद में जो के कामराज हैं, इन्होंने इस सिंडिकेट्स का जो नेतृत्व है इसको प्रदान किया। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे कि बम्बई सिटी, अब जो मुंबई है, के एस के पाटिल, मैसूर जो कि अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, एस निजलिंगलप्पा, आंध्र प्रदेश के संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट्स की सहायता से, यानी सिंडिकेट्स ने ही इन दोनों को प्रधानमंत्री बनाया था। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही। यानी इंदिरा गांधी जब लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री चुनी गई तो उस वाले मंत्रिमंडल में इनकी पूरी भूमिका थी। यानी उसमें इंदिरा गांधी का कोई नेतृत्व नहीं था, बल्कि इनका ही नेतृत्व था, ऐसा हम मान सकते हैं। पूरा इनका कंट्रोल था, लेकिन यह कंट्रोल मात्र 1 साल के लिए था। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट्स के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी नेताओं ओ में ही रहे। यानी अब कांग्रेस जब विभाजन हुआ तो कांग्रेस क्या है, ओ और कांग्रेस आर, यानी कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के रूप में विभाजित हो गई। जो कांग्रेस आर है वह इंदिरा गांधी के पक्षधरों और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार पार्टी थी, और जो कांग्रेस ओ थी वह सिंडिकेट्स के नेतृत्व वाली पार्टी थी और इनके समूहों वाली पार्टी थी। तो इनकी लोकप्रियता कसौटी पर सफल रही। अब जो कांग्रेस आर है वह क्या है, कांग्रेस इंदिरा गांधी की लोकप्रियता की वजह से सफल रही। इसीलिए भारतीय राजनीति की यह बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। यानी कि जब कांग्रेस आर एक उभर कर सामने आई और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिला, नेहरू के शासनकाल से भी अधिक बहुमत जब प्राप्त हुआ इस पार्टी को, तो जो कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट्स और अनुभवी नेता अपने आप को कहे जाते थे,
उनका जो प्रभाव है 1971 के बाद ख़त्म होता चला गया और वह विभिन्न पार्टियों में बंट गए। यहाँ पर हम जान लेते हैं एस निजलिंगप्पा के बारे में। 1902 से 2000 के बीच इनका जीवन काल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं और लोकसभा के सदस्य भी रहे और तत्कालीन मैसूर प्रांत जो कि अब कर्नाटक है के मुख्यमंत्री थे और आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और 1968 से 71 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहे। और यहाँ पर हम कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं, जिनका जीवन काल 1924 से 1988 के बीच में रहा और दिसंबर 1970 और जून 1971 तथा 1977 और अप्रैल 1979 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे और स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी नेता रहे और मजदूर एवं किसान आंदोलनों में सक्रिय लोहिया के प्रबल समर्थक रहे। जेपी द्वारा यानी जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए आंदोलन में भागीदारी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई और मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया और अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल के प्रबल विरोधी थे, यानी हिंदी के समर्थक थे। इस तरह इंदिरा गांधी ने अब क्या है 2 चुनौतियों का सामना किया। अब इंदिरा गांधी जब सरकार में आई तो उन्होंने 2 तरह की चुनौतियों का सामना किया। एक तो सिंडिकेट्स के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की, यानी अब उनको सिंडिकेट्स के दबाव प्रभाव क्षेत्र से निकलना था और अपना खुद का मुकाम और खुद का स्वतंत्र जो नेतृत्व है बनाना था। दूसरा, कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खो दी थी जो कांग्रेस की पहचान धूमिल पड़ गई थी, उसको प्राप्त करना। इंदिरा गांधी ने बड़ी ही साहसिक रणनीति अपनाई और उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारात्मक संघर्ष में बदल दिया और उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग में देने के लिए कई कदम उठाए। अब क्या है, पुरानी जो कांग्रेस चली आ रही थी, सबको समाहित कर सबके हकों की बात करने वाली, और उसको उन्होंने वैचारिक रूप है वह प्रदान किया। अब जो कांग्रेस है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस, वह क्या है लेफ्ट ओरिएंटेशन, यानी कि वामपंथी जो रुख है ज़्यादा अपनाने लगी, यानी कि जो कल्याणकारी गरीब लोगों के हक की जो बात है अधिक करने लगी। और 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों पर का सामाजिक नियंत्रण, यानी कि आम बीमा के लिए राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और अन्य आय के परिसीमन और खाद्य का सरकारी वितरण और भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। तो हालांकि सिंडिकेट्स के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। अब जो वामपंथी लोग थे, अगर गरीब जनता के भला के बारे में इंदिरा गांधी काम कर रही हैं तो उनको भी इस बात से कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं थी, लेकिन उनको इस कदम को लेकर संदेह था कि कहीं जो इंदिरा गांधी है अपने इन कदमों की वजह से अधिक लोकप्रिय ना हो जाएं, जनता में अपनी एक बेहतर छवि ना बना ले जहां पर हमारी जो प्रासंगिकता है कमज़ोर हो। ऐसा सिंडिकेट्स के लोग नहीं चाहते थे। और बाद में उनके लेफ्ट ओरिएंटेशन यानी कि वामपंथी कार्यों को देखकर कल्याणकारी जो गरीब लोगों के कल्याण से जुड़े कार्य थे उनको देखते हुए जो वामपंथी पार्टियां थी वह भी इंदिरा गांधी के साथ में आ गईं, उनका समर्थन करने लगी। क्योंकि जब वामपंथी लोग यही चाहते हैं गरीबों का कल्याण हो, गरीबों का विकास हो, अगर उनके इस काम को इंदिरा गांधी पूरा कर रही हैं तो भला वह इंदिरा गांधी का साथ क्यों नहीं देंगे। अब हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव 1969, जिसमें वीवी गिरी और संजीवा रेड्डी की भूमिका और प्रिवी पर्स की समाप्ति और 1971 चुनाव और कांग्रेस का पुनरुत्थान, परिणाम क्या रहे इसके, और उसके बाद के समय पर हम चर्चा अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और बने रहिए मेरे चैनल राज ज्ञान दृष्टि के साथ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज और हिंदी माध्यम में उपलब्ध यह कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।